Good morning, friends. Welcome to PKJPSC and BPSC channel. We were doing Unit 4 in Bihar Sanitary Officer. So Unit 4 में भी हम लोग कर रहे थे कंपोस्टिंग हमने किया था. सॉरी ये वीडियो थोड़ा एक वीक लेट हो गया बिकॉज आई वाज आउट. सो आज करते हैं कंपोस्टिंग के बाद. So composting, I hope you understood what is composting, what is the benefit of composting. कैसे करते हैं कंपोस्टिंग, क्या है प्रोसेस कंपोस्टिंग का, ये भी हमने किया था. राइट आज कुछ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इन इंडिया बताएंगे, जिसमें एक है इंदौर प्रोसेस और बैंगलोर प्रोसेस. हालांकि बहुत व्हाट इज इंदौर प्रोसेस एंड व्हाट इज बैंगलोर प्रोसेस एक बार इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, बट ये इतना ज्यादा डीप में कोई नहीं पूछने वाला इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. सो विल जस्ट एक कर्सरी लुक देखेंगे इंदौर प्रोसेस क्या है, बैंगलोर प्रोसेस क्या है. वैसे मोर देन वन प्रोसेस आर, सिर्फ यही दो प्रोसेस नहीं है, और भी ज्यादा प्रोसेस है. सो इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट प्लीज गूगल करेंगे तो यू विल गेट. बट इंदौर प्रोसेस एंड बैंगलोर प्रोसेस संतोष कुमार गर्ग की बुक में भी दे मेंशन. ओके, सो क्या पूछ सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो पूछा जा सकता है इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग किसने डेवलप किया था. तो ये इसका नाम है ए हावर्ड एंड वाईडी वैड. ठीक है, तो डेवलप किया था दो बंदे ने, हावर्ड एंड वैड ने. और ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, हु डेवलप्ड इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, और कहाँ किया था, प्लांट इंडस्ट्री इंदौर में. ओके, एट इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर. ठीक है, अब ये भी एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये एरोबिक है या इनऑर्बिक है. एनारोबिक है, सो ये एरोबिक डिकम्पोजिशन है. ठीक है, एरोबिक डिकम्पोजिशन है विथ टर्निंग व्हेन नीडेड. मतलब जब उसको टर्न किया जाता है ऑल द वेस्ट को, जब भी जरूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो एयर की मात्रा कम होती जाएगी. ओके, तो भैया अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए इसके लिए. ऑब्वियसली कंपोस्टिंग मतलब कोई रॉ मटेरियल तो चाहिए ना. तो रॉ मटेरियल इज वेरी सिंपल, प्लांट रेसिड्यू, जो कि जैसे वीड हो गया, प्रूनिंग हो गया, जो लीफ हो गया, जो पत्ते गिरे होते, फॉडर हो गया, ये सब. एक्सक्यूज मी. फिर एनिमल डंग भी एंड यूरिन. ठीक है, यूरिन सोक्ड अर्थ एंड मड. ठीक है, इनोकुलम का मतलब इनोकुलम इज नथिंग बट बैक्टीरिया, और जो भी बैक्टीरिया, मीजोफिलिक बैक्टीरिया हो गया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया कंपोस्टिंग के लिए चाहिए, सो उसी को इनोकुलम बोल रहे हैं, इनोकुलम. ठीक है, फिर वुड वैसेस चाहिए एंड वाटर चाहिए. सो मे बी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि रॉ मटेरियल फॉर इंदौर मेथड्स कौन सा इसमें रॉ मटेरियल नहीं है, कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, अब देखिए ये है प्रोसेस. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इंदौर प्रोसेसिंग के लिए कि कैसे करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है. बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, एक बार बता देता हूँ. सो देखिए, जितने भी है ना सारे प्लांट को उसको ले डाउन कर देते हैं लेयर में, 15 सेंटीमीटर का लेयर बनाते हैं, और अंटिल 1-1.5 मीटर का हाइट जब तक ना बन जाए, मतलब 1.5 मीटर का हाइट का एक लेयर बनाते हैं. ठीक है, अब उसके बाद हीप को ना वर्टिकल स्लाइस में काट देते हैं. वर्टिकली इसको, जैसे सपोज आपने लेयर बनाया, ये लेयर बनाया, फिर उसको ऐसे ऐसे वर्टिकली काट देते हैं. ठीक है, एंड दिस स्लाइस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट आर स्प्रेड इन द कैटल शेड, और कैटल शेड में इसको स्प्रेड कर देते हैं कंप्लीट नाइट. सो सर्व एज ए बेडिंग फॉर कंप्लीट नाइट. पूरे नाइट में जो कैटल शेड में इसको स्प्रेड किया जाता है. दिस बेडिंग अलॉन्ग विद डंग मतलब आपका गोबर हो गया, यूरिन, जो इस बेडिंग में, मतलब आप इतना जो बेडिंग बनाया उसमें डंग डालो, यूरिन डालो, यूरिन सोप मड डालो. दिस मटेरियल्स आर यूज्ड इन फिलिंग द पिट्स इफ इंदौर कंपोस्टिंग. ओके, सो ये क्या बोल रहा है ये पॉइंट, दिस बेडिंग अलॉन्ग विद डंग, यूरिन एंड यूरिन सोप मड इज कलेक्टेड ऑन द नेक्स्ट डे. एंड जितने भी, क्योंकि अगर आप इसको कैटल डंग में डालोगे, कैटल सॉरी नॉट डंग, कैटल आप सेड में डालोगे इसके साथ, यूरिन के साथ, यूरिन सोप के साथ, तो थोड़ा सा वो
मडी हो जाएगा, राइट, थोड़ा सा मडी नहीं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा वेट हो जाएगा। उसके बाद उस चीज को, पूरे चीज को कलेक्ट करते हैं और पिट में डाल देते हैं, एक गड्ढे में डालते हैं। ठीक ठीक है। फिर दिस बेडिंग एंड कलेक्टेड कंटिन्यूज अंटिल द ऑर्गेनिक वेस्ट गेट ओवर। और तब तक इसको कलेक्ट करते हैं जब तक ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म नहीं हो जाता, मतलब पिट भर नहीं जाता है, पूरा उसको भरते हैं। ये इस चीज को पहले एक पिट में, एक पिट मतलब गड्ढा में इसको भर देते, गड्ढे में इसको भर देते। ठीक है। तब तक करते हैं जब तक कि गड्ढा भर ना जाए। उसके बाद उसमें इनोकुलम करते हैं और फाइनली इसको दबा के छोड़ दिया जाता है फॉर सम डे। अब ये बोला जाता है कि लोकेशन क्या है इंदौर कंपोस्टिंग पिट का। द लोकेशन ऑफ पिट शुड बी क्लोज टू कैटल शेड। ऑब्वियसली कैटल शेड का मतलब जहां पे गाय बैल बकरी ये सब रहते हैं, एंड वाटर सोर्स। तो बोला जा रहा है कि लोकेशन आपका कैटल शेड और वाटर सोर्स के बगल में ही होना चाहिए। ऑब्वियसली कैटल शेड का इंपॉर्टेंस है क्योंकि कैटल शेड से हमको गोबर मिल रहा है, यूरिन मिल रहा है, क्योंकि कैटल शेड में ही हम सारा ये जो कैटल शेड में सारा वी एक्चुअली डू कैटल शेड में हम डंग, यूरिन और बेडिंग के, ये जो बेडिंग हमने बनाया था उसको कैटल शेड में ही डालते हैं। अगर कैटल शेड नजदीक नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, और वाटर सोर्स के नजदीक होना चाहिए। ठीक है। अगर पिट जो है, पिट उसके बाद जो ये कैटल शेड से सारा सामान निकाल के पिट में डालते हैं ना, गड्ढे में डालते हैं, इज लोकेटेड इन स्लोप एरियाज, रेन वाटर गेट कलेक्टेड। सो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्लोपी एरिया में इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि रेन वाटर उसके अंदर आ जाएगा। रेन वाटर आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपका रेन वाटर होगा तो फिर वो कभी कंपोस्ट नहीं बनेगा। ठीक है। फिर है कंस्ट्रक्शन ए टेम्पोररी शेड ओवर द पिट इज हाईली रेक। उसके बाद ऑब्वियसली बोलते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पिट बनाया, पिट के अंदर ये सारा मटेरियल डाल रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिए ताकि पानी वानी ना आए। ये बहुत कॉमन सेंस है। अब फिलिंग द पिट्स क्या है, पिट को कैसे फिल करें। एट द फर्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल दैट आर ब्रॉट फ्रॉम कैटल शेड आर स्प्रेड एट द बॉटम। ये लो पिट है, पिट में पहले ये जो आप कैटल शेड से जो सारे मटेरियल लाए उसको बॉटम में डालिए फॉर 15 to 20 सेंटीमीटर। नाउ ए स्लरी मेड फ्रॉम 4 किलो 4.5 किलोग्राम डंग, डंग मतलब गोबर, इसके ऊपर डंग डालिए। 3.5 किलोग्राम यूरिन सोक्ड मड and 4.5 kilogram of inoculum from 15-day old compost feed is added eventually over the dry waste. So पहले ये dry waste हो गया, फिर डंग हो गया मतलब गोबर हो गया, फिर यूरिन, रिमेम्बर यूरिन सोक मड, ये क्या है यूरिन सोक मड, और फिर ऊपर 4.5 किलोग्राम ऑफ इनोकुलम, इनोकुलम मतलब बैक्टीरिया, इनोकुलम उसको डालिए। ठीक है। और ये जो है डाल दिया आपने तो उसके बाद ये आपका तैयार हो गया कंपोस्ट पिट। ठीक है। फिर वाटर इज स्प्रिंकल, लेकिन उसके ऊपर वाटर भी डालते रहिए। वेट की मॉइस्चर होना चाहिए 50% मॉइस्चर, 50% मॉइस्चर शुड बी मेंटेन। इन दिस वे पिट शुड बी फिल्ड विद इन 1 वीक। और एम क्या है कि इसको एक भर देना है पिट को, मतलब ये गड्ढे को भरना है, ऐसा नहीं कि आधा छोड़ना है। अंटिल इट रीच 1 फुट अबव द ग्राउंड लेवल, भर के पिट को इतना बड़ा कर देना, इतना भरना है कि एक ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाए। नाउ द पिट शुड बी कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ बेडिंग मटेरियल, ऊपर से एक बेडिंग मटेरियल से इसको कवर कर दीजिए विथ वुड एसेस। वुड एस मतलब आप समझ रहे राइट, वुड एस में लकड़ी का, जला हुआ लकड़ी का एस, राख, एंड यूरिन सोक मड, उसके ऊपर भी यूरिन सोक मड और वुड एस डाल दीजिए। ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया फिलिंग द पिट्स, ये आपका कंपोस्ट बन रहा है। ठीक है। अब टर्निंग मतलब कंपोस्ट को ना थोड़ा सा, बिकॉज इसे एरोबिक प्रोसेस, इसको टर्न करना पड़ता है, इसको निकाल निकाल के टर्न करना है। टर्निंग ऑफ द मटेरियल शुड बी डन टू एरेट। देखिए बोला है ना एरेट, मतलब बिकॉज एरोबिक प्रोसेस है इसलिए आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको जस्ट आप पेट भर के छोड़ नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली इसको निकालना होगा, एरेट करना होगा प्रॉपरली। तो इसमें 3 टर्निंग बताया गया है। पहला टर्निंग मतलब, टर्निंग का मतलब समझो घुमाना, मतलब आप पिच से निकालें थोड़ा सा घुमा के ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करें ताकि एयर सफिशिएंट मात्रा में बैक्टीरिया को मिलता रहे। बोलता है 10 से 15 दिन में पहला टर्निंग कीजिए, सेकंड टर्निंग कीजिए 15 दिन, आफ्टर 15 दिन। ठीक है। 15 दिन के बाद आफ्टर पहला टर्निंग 10 से 15 दिन में, ये सपोज 0 डे है, ये 10 to 15 डेज आपका पहला टर्निंग हो गया। ठीक है। फिर दूसरा टर्निंग इसके 15 दिन के बाद, इसके 15 दिन के बाद, तो कितना दिन हो गया ये, 30 दिन हो गया। टर्निंग नंबर 2, टर्निंग 2। फिर थर्ड टर्निंग करेंगे आफ्टर 2 मंथ,
6 मतलब 2 मंथ, इसके 60 डे, मतलब ये कितना दिन हो गया, 90 डे हो गया, ये टर्निंग 3 हो गया। ओके, तो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन देखिए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड पोटाशियम होगा न्यूट्रिएंट कंपोजिशन। सो 3 टर्निंग के बाद वो कंपोस्ट बन जाता है। तो एडवांटेज क्या है इंडोर कंपोस्टिंग का, ये बहुत छोटा कम टाइम लेता है स्टेबलाइजेशन ऑफ द मटेरियल, इसको लेस स्पेस भी कम चाहिए होता है, इसमें ऑर्डर गंद स्मेल कम करता है, स्मेल नहीं करता और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि नो प्रोटेक्टिव लेयर, रिक्वायर रेगुलर टर्निंग। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको 3 बार इसको टर्न करना पड़ता है एरेशन के लिए। ठीक है, कंपोस्टिंग पिट नीड टू बी एलिवेटेड साइड, और ये ऑब्वियसली ये गड्ढे में नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी ना घुस जाए, कैटल शेड के साइड में होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली गोबर चाहिए, मिट्टी चाहिए जिसमें यूरिन सोक मिट्टी चाहिए, और ऑब्वियसली टर्निंग के लिए मैन पावर चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर लॉस एंड ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, वहां पे ना अगर आप अच्छे से अच्छा कंडीशन नहीं है, अनहाइजेनिक कंडीशन है, तो वहां पे बहुत सारे मक्खी, ऐसे मच्छर, ये सब घूमते रहेंगे, तो दिस इज ए प्रॉब्लम। मॉइस्चर लॉस भी नहीं होना चाहिए, इस ऑल्सो यू नीड टू रिमेम्बर दैट। सो इंडोर प्रोसेस ऑफ टर्निंग, इंडोर प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा, बाकी द प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये होगा कि किसने डेवलप किया, एरोबिक है या एनोरोबिक है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और मे बी रॉ मटेरियल क्या क्या आपको चाहिए। सो है ये है इंदौर। फिर बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग में अगेन सेम थिंग, क्या इंपॉर्टेंट होगा, ये डॉक्टर एलन आचार्य ने 1939 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में इसको डेवलप किया था। ठीक है, लेकिन ये जो है एनएरोबिक प्रोसेस, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, और कन्वेंशनली कैरिड कहाँ होता है, डिगिंग, ड्रेंच और पिट। द मेथड इज मेनली सुटेबल फॉर स्कैंटी रेनफॉल, जहां पे कम बारिश होती है ना, वो इस एरिया में ये मेथड बहुत सुटेबल है। तो अगेन पिट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अगेन ये एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल पिट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, 1 मीटर का डिग बनाएंगे, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लैंड डिपेंड करेगा कितना लैंड अवेलेबल है, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आप फिलिंग द पिट क्या करेंगे, कैसे क्या क्या फिल क्या करेंगे पिट में, तो ये है। मैं एक बार फिर से, अब मैं अगेन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी द पिट शुड बी फिल्ड विद ऑल्टरनेट लेयर ऑफ ऑर्गेनिक रेसिड्यू, पहले पिट में ऑर्गेनिक रेसिड्यू डालेंगे, एंड नाइट सॉइल। ठीक है, उसके अंदर सॉइल डालेंगे, and could be covered plastered with layer of soil or to protect the compost from external element like rain and fleas. So उसको पहले पिट में आप ऑर्गेनिक मटेरियल डालिए और फिर डालिए नाइट सॉइल। ऑब्वियसली पिट को ऑल्सो कवर कर सकते हैं, ऑब्वियसली एक्सटर्नल रेन से बचाने के लिए। ठीक है, और स्लोपिंग एरिया एंड स्लोपिंग, एक्चुअली ना बॉटम इसका थोड़ा स्लोपिंग होगा, तो जितने भी रेन है, द आइडिया है कि वाटर लॉगिंग ना हो जाए पिट में। ठीक है, सो वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। अब ये याद रखिए, उसमें भी था वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ भी था वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। At first, 15 centimeter of organic refuse is added to the bottom of trench pit. 5 centimeter layer of night soil is spread over the refuse layer. Again, वही बात, पहले आप क्या डालें, ऑर्गेनिक रिफ्यूज, फिर ऊपर में डालें नाइट सॉइल। ओके, फिर वैसे करते रहे जब तक पिट फुल ना हो जाए। ठीक है, फिर कवर 15 से 20 सेंटीमीटर रिफ्यूज, उसके ग्राउंड के ऊपर भी इतना करें, इतना डालें पिट में कि ये ग्राउंड के ऊपर भी आपका ऐसे फिल हो जाए पूरा ग्राउंड के ऊपर तक। ठीक है, फिर 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन याद रखिए इसमें विदाउट टर्निंग है, इसमें टर्निंग की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से टाइप ऑफ कंपोस्टिंग में टर्निंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम घटता जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट ऑफ लेयर ऑफ रिफ्यूज एंड नाइट सॉइल एडेड अगेन। जैसे जैसे आप देखेंगे कुछ दिन के बाद ये वॉल्यूम ऑब्वियसली डिकम्पोज होगा ना, तो डिकम्पोज होगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, एंड ऑब्वियसली जब वॉल्यूम घट जाएगा तो पिट खाली हो जाएगा, तो ऊपर से फिर से बोलते हैं कि फिर से सॉयल में फिर से अल्टरनेट रिफ्यूज एंड नाइट सॉयल उसमें ऐड करिए। ठीक है, नाउ द पिट ट्रेंच इज अल्टीमेटली कवर्ड विथ लेयर ऑफ सॉयल अर्थ इन डोम से। ऐसे डोम से फाइनली क्या करें, जब ऐसे डोम से
लेयर बना दीजिए, डोम शेप लेयर, जिसमें बनाइए जिससे कवर्ड विथ सॉयल एंड अर्थ, मतलब सॉयल और अर्थ से ऐसे बना दीजिए डोम शेप बन जाए वो, ठीक है। दिस लेयर प्रिवेंट अनवांटेड ऑर्गेनिज्म टू एंटर द कंपोस्ट। ऑब्वियसली किसी ऑर्गेनिज्म को एंटर, पिट में कोई भी एंटर कर सकता है ना, सो दैट्स, और मॉइस्चर भी कंटेंट रहता है। फिर इनिशियल 8 to 10 डे एरोबिक कंपोस्टिंग टेक प्लेस व्हाइल एनारोबिक कंपोस्टिंग टेक प्लेस एट द स्लोवर रेट, therefore compost will be ready in 6 to 8 months। so 6 से 8 मंथ में आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। so this is about Bangalore way of composting, right। न्यूट्रिएंट कंपोजिशन क्या है इसमें, नाइट्रोजन 1.5% रहेगा, पोटेशियम 1% रहेगा, सॉरी पोटेशियम 1.5% रहेगा एंड फास्फोरस 1% रहेगा। एडवांटेज क्या है कि ये कंपोस्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल्टरिंग वेदर कंडीशन, इस प्रॉब्लम से ब्रीडिंग ऑफ फ्लाई, मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, टर्निंग की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन। हालांकि प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन तो डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर अ लॉन्ग टाइम फॉर स्टेबलाइजेशन। ऑब्वियसली टाइम देखने 8 मंथ 9 मंथ रह रहा है, इसको स्पेस भी चाहिए और एक्सपेंसिव है थोड़ा। अब देखिए ये द कंपोस्टिंग प्रोसेस फेज एंड क्रिटिकल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। देखिए कंपोस्टिंग प्रोसेस में क्या है, ऑर्गेनिक कौन कौन क्या क्या चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, कार्बन, केमिकल एनर्जी, प्रोटीन, नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्टिंग के लिए ये रॉ मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल से आप कंपोस्ट बनाएंगे, तो रॉ मटेरियल चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, मैं डिस्कस कर चुका हूं एक बार पहले, बट स्टिल वाटर और मिनरल चाहिए, ठीक है। ये है कंपोस्ट टाइप, ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग कार्बन, केमिकल, और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ये ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग कार्बन बनेगा, केमिकल एनर्जी, नाइट्रोजन, प्रोटीन, ह्यूमस, मिनरल, वाटर, माइक्रो, ये है फिनिश कंपोस्ट। तो ये कंपोस्ट साइड देखिए, इससे हीट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, ऑक्सीजन इज द एरोबिक कंपोस्टिंग का एग्जांपल है, राइट। तो इसीलिए ऑक्सीजन इज द इन प्रोडक्ट, ओके। सो ये है कंपोस्टिंग। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो, अब देखिए कंपोस्टिंग में क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस कितने क्या क्या होते हैं। पहले तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। कंपोस्टिंग अगर बनना है, अच्छा कंपोस्ट बनाना है, तो 3 प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोसेस। अब थर्मोफिलिक स्टेज, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम क्या क्या है भाई, ये मैं पिछले वाले लेक्चर में भी किया था, बट स्टिल इसको एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। द थर्मोफिलिक स्टेज, इसको सैनिटाइजेशन भी बोलते हैं, ये पहला फेज है कंपोस्टिंग का, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेगा इजिली डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो आसानी से ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिग्रेड हो जाए और प्रोड्यूस हीट एज ए रिजल्ट ऑफ इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दैट्स द थर्मोफिलिक स्टेज। सो मतलब थर्मोफिलिक स्टेज में क्या बोल रहा है, पहला स्टेज है कंपोस्टिंग का, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इजिली डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिग्रेड करेगा और उससे हीट बनेगा, ऊर्जा निकलेगा। और ऊर्जा क्यों निकलेगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ये सब हो रहा है, इसीलिए ऊर्जा निकलेगा। फिर थर्मो टॉलरेंट फंजाई, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसाइट are the predominantly active microorganism at this stage। so thermophilic stage में ये इंपॉर्टेंट है, थर्मोफिलिक स्टेज में कौन कौन से लोग, कौन कौन से बैक्टीरिया या फंगस या एक्टिनोमाइसाइट, कौन कौन से एक्टिनोमाइसाइट्स आर एक्चुअली वेरी एक्टिव। तो एग्जांपल है थर्मोटॉलरेंट फंगी, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसाइट। सो अगर आपसे ये पूछे थर्मोफिलिक स्टेज में which of the following in thermophilic states are active, तो आपको लिखना है thermotolerant fungi, thermophilic bacteria and actinomycete। okay, windrows are turned regular interval to expose the material in the inner core to air so that temperature in the fresh section rise again and gradually the whole windrow is sanitized from the pathogen। so ये जो windrows है, जो आपका कंपोस्ट जो रॉ मटेरियल है, उसको आप टर्न करेंगे बार बार, इनर कोर नीचे से निकालेंगे, टर्न करेंगे, ताकि एरोबिक एयर का सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें एयर की मात्रा बनी रहे, ठीक है। फिर दूसरा स्टेज होता है मीजोफिलिक स्टेज, ये देखिए सेकंड स्टेज है। अब ड्यू टू रिडक्शन इन अवेलेबल न्यूट्रिएंट, अब न्यूट्रिएंट, अब बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट को खा रहा है, अब जब बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट को खाएगा तो कम हो जाएगा न्यूट्रिएंट,
and readily available carbon due to reduction of available nutrient readily available carbon the microbial activity reduce, जिसके कारण microbial activity reduce हो जाएगा क्योंकि सब कुछ तो खा लिया बैक्टीरिया ने, मतलब बहुत सब कुछ नहीं बट बहुत चीज ने खा लिया, जो इजी गोइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको तो खा लिया। तो इसके कारण ना टेम्परेचर घटता जाएगा, टेम्परेचर ऑफ, क्योंकि अब जब आप खाते हो तो टेम्परेचर आपको याद, अगर आप इवन आपने देखा होगा कि जब आप खाना खाओगे तो आपको थोड़ी सी गर्मी लगती है, तो वैसे ही बैक्टीरिया जब खाना खाता है तो ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा हीट निकलता है, और जब बैक्टीरिया खाना बंद कर देगा, थर्मोफिलिक स्टेज खत्म हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट खत्म हो गया है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी निकलना कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं मीजोफिलिक स्टेज। ठीक है, अब ये जो कंपोस्ट मटेरियल है फिर डार्क ब्राउन का बन जाएगा ड्यूरिंग दिस स्टेज ड्यू टू ह्यूमस सिंथेसिस एंड स्टार्ट्स टू स्टेबलाइज। तो पहला थर्मोफिलिक स्टेज है, दूसरा है मीजोफिलिक स्टेज। ओके, फिर है क्यूरिंग स्टेज। क्यूरिंग स्टेज में क्या होगा, क्यूरिंग ऑफ कंपोस्ट को डन किया जाएगा। क्यूरिंग ऑफ कंपोस्ट इज डन आफ्टर द मटेरियल फ्रॉम द विंडो स्क्रीन। ठीक है, जितने भी विंडो से मटेरियल को स्क्रीन कर लीजिए, निकाल लीजिए, स्क्रीन मटेरियल देन अलाउड टू मैच्योर इन द क्यूरिंग स्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन द कंपोस्टिंग प्रोसेस। सो द थर्ड स्टेज, थर्मोफिलिक स्टेज के बाद मीजोफिलिक स्टेज आया, फिर थर्ड स्टेज है क्यूरिंग स्टेज। इसमें जो मटेरियल ना विंडो से यानी रॉ मटेरियल से आप निकाल लेते हैं, कुछ कुछ मटेरियल निकालते हैं, स्क्रीन करते हैं और उसको मैच्योर इन द क्यूरिंग, उसको मैच्योर होने देते हैं क्यूरिंग स्टेज में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, माइक्रोबियल स्पीसीज डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स पॉलीमर। अब देखिए ये बताया है क्या होता है ना, माइक्रोबियल जो स्पीसीज होता है ना वो डिग्रेड करेगा कॉम्प्लेक्स पॉलीमर। कॉम्प्लेक्स पॉलीमर कौन कौन होगा, ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलुलोज है आपका, लिग्निन है, हेमीसेलुलोज है। ये जो आपके क्यूरिंग स्टेज में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो टफ मटेरियल है जैसे सेलुलोज हुआ, राइट, लिग्निन हुआ, हेमीसेलुलोज हुआ, इसको डिग्रेड कब होगा, क्यूरिंग स्टेज में। ठीक है, bacteria represent 80% of this population. Free living nitrogen fixing bacteria, denitrifiers, sulfate reducer and sulfate oxidizer are important constitute of this of total microbial population. So देखिए माइक्रोबियल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। एक तो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, denatrifying bacteria, denitrifiers bacteria, sulfate reducer bacteria and sulfur oxidizer bacteria. So these are the important bacteria of during the process of composting. अब देखिए ये तो हुआ बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो रहा है। अब केमिकल पैरामीटर क्या है, केमिकल प्रोसेस मतलब केमिकल पैरामीटर कंपोस्ट में क्या क्या है। एक तो इंपॉर्टेंट है मॉइस्चर। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉइस्चर का मतलब हिंदी में आई थिंक नमी बोलते हैं। मॉइस्चर is a critical factor in establishing stable conditions. ठीक है, conducive for composting because the microbes need moisture for survival and growth. तो moisture is important. Okay, so अगर ये पूछे कि कौन कौन सा इसमें important है तो moisture भी important factor है। Moisture tend to occupy the free space between the decomposing particle. Hence, when moisture content is very high, anaerobic conditions set. So remember this thing. ये मॉइस्चर जो है ना इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन समटाइम क्या होता है आपका ये कंपोस्ट मतलब कंपोस्ट नहीं, आपका ये रॉ मटेरियल, अब इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो ये जो है जो बीच में स्पेस होगा जहां पे एयर होना चाहिए, अब वहां पानी आ गया, मॉइस्चर आ गया। अब मॉइस्चर आ गया, पानी आ गया, तो एरोबिक कंडीशन बंद होगा, एनारोबिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ऑल्सो बोला जाता है कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए कि आपका एरोबिक कंडीशन खत्म हो जाए। ठीक है, अब दूसरा है एरेशन। एरेशन द कंपोस्टिंग प्रोसेस जो है रिक्वायर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट, अगर बायोडिग्रेडेशन करना है तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अंडर एरोबिक कंडीशन डीकम्पोजिशन रेट इज 10 to 20 टाइम फास्टर देन अंडर लिमिटेड ऑर्गेनिक ऑक्सीजन सप्लाई एनारोबिक कंडीशन। सो एरोबिक कंडीशन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होगा तो बहुत कम डिकम्पोजिशन होगा। इसलिए एरोबिक कंडीशन में ना 10 से 20 गुना डिकम्पोजिशन होता है compared to anaerobic condition. So you need to understand this also. Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो। कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट। सो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंडिया में, इनिशियल इंडिया में जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट उसमें कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो होता है 30:1, और ये इंपॉर्टेंट है। 30:1 इज द आइडियल फॉर डीकम्पोजिशन। अगर इससे कम होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है,
फिर द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल यूटिलाइज अबाउट 30 पार्ट्स ऑफ कार्बन फॉर ईच पार्ट ऑफ नाइट्रोजन। जैसे जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है ना, उसको भी यही चाहिए, एक पार्ट 30 पार्ट कार्बन का हो, एक पार्ट नाइट्रोजन का हो। अब ये देखिए, कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशियो बिलो 25:1। अगर इससे कम हो जाएगा ना तो क्या होगा, फाउल स्मेल आने, गंदा स्मेल आने लगेगा, ठीक है। और अगर हायर CN रेशियो हो गया तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा ही। सो 30.1 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव के लिए, व्हाट इज द आइडियल कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, तो 30.1। अब व्हेनेवर द कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो इज लेस, मान लो कि आपको लग रहा है कि आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो कम है, तो भाई कार्बन सोर्स को ऐड करना होगा। कहाँ कैसे ऐड करेंगे, स्ट्रॉ डाल दीजिए, सॉ डस्ट डाल दीजिए, पेपर डाल दीजिए, तो बढ़ जाएगा। अब हाइयर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को कैसे घटाएंगे, उसको घटाने के लिए आपको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डालना पड़ेगा जिसमें जिसका नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा हो, सच एज नॉन एडिबल ऑयल डाल दीजिए, केक डाल दीजिए, ग्रीन डाल दीजिए, बायोमास डाल दीजिए। सो ठीक है, सो द मेन क्रक्स ऑफ दिस स्लाइड इज कि कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अब थर्ड प्रोसेस इज अबाउट फिजिकल प्रोसेस। ये केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस हम कंपोस्टिंग का पढ़े, केमिकल प्रोसेस कंपोस्टिंग के पढ़े। नाउ विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या आएगा, टेम्परेचर पहला बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोस्टिंग के लिए, गुड कंपोस्टिंग के लिए। अंडर प्रॉपरली कंट्रोल कंडीशन टेम्परेचर आर नोन टू बी राइज बियॉन्ड 70 डिग्री सेल्सियस इन एरोबिक कंडीशन। अगर अच्छे से कंडीशन जैसे थर्मोफिलिक स्टेज में देख, अब तब टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, तो बोला जाता है कि 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जो इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ा, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ा तो डिग्रेडेशन फास्टर होगा, ठीक है। डिग्रेडेशन फास्टर होगा तो फास्टर स्टेबलाइजेशन होगा मटेरियल का। अगर टेम्परेचर इज वेरी राइज, if the temperature rise is very high due to inactivation of the organism and enzyme, the rate of activity may decrease. Remember this thing, temperature high होना चाहिए, 70 डिग्री सेल्सियस सही है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। अगर हाई हो जाएगा मतलब बहुत ज्यादा 120 130, तब फिर एक्टिविटी घट जाएगी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर, ये जो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये भी हाई ही है, राइट। इसका एक और यूज है, इससे ना पैथोजन भी मर जाते हैं, कॉमन पैथोजन, कॉमन पैरासाइट जो होगा वो भी मर जाएगा। The ambient air temperature have little effect on the composting process. Provide the mass of material being composted can retain the heat generated by microorganism under aerobic condition. So ambient temperature मतलब अगर टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी बैड है कंपोस्टिंग के लिए। सो कंपोस्टिंग के लिए शुरू में टेम्परेचर ज्यादा ही होना चाहिए। टेम्परेचर इज केप्ट एट 55 डिग्री सेल्सियस अबव फॉर द लीस्ट 3 दिन तक ना, 55 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, लेकिन उससे भी ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं हो जाए डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण क्या होगा, पैथोजन का डिस्ट्रॉय होगा, पैरासाइट का डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज। कितना बड़ा आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उसका पार्टिकल साइज का क्या कंडीशन है। द ऑप्टिमल पार्टिकल साइज जो है हैव इनफ सरफेस एरिया फॉर रैपिड माइक्रो एक्टिविटी। पार्टिकल साइज ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। अगर बहुत कम है तो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। अगर ऑप्टिमम है तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी आराम से ग्रो करेगा। ऐसे इस लाइक कि आप किसी घर में रहते हो, अगर बहुत बड़े घर में रहते हो, बहुत बड़े घर में तो आप बोर हो जाओगे यूजुअली, बहुत छोटे घर में भी आप नहीं रह पाओगे। तो इसलिए ऑप्टिमम घर में होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे वॉइड स्पेस मिलेगा। अगर ऑप्टिमम पार्टिकल साइज है तो स्पेस मिलेगा, राइट। ये दो पार्टिकल के बीच में स्पेस है अगर, तो जिसके कारण आपको एयर सर्कुलेशन मिलेगा, प्रॉपरली माइक्रोबियल रिस्पिरेशन कर सकता है, माइक्रोब रिस्पिरेशन कर सकता है, एक्सेट्रा। द फीडबैक कंपोजिशन कैन बी मैनिपुलेटेड टू क्रिएट द डिजायर मिक्स ऑफ पार्टिकल साइज एंड वॉइड साइज। तो ऑब्वियसली अगर मान लो आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बहुत ज्यादा उसका ऑप्टिमम साइज नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके, तो ताकि ऑप्टिमम साइज बन जाए और स्पेस भी मिल जाए माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। सो अब है प्री प्रोसेसिंग ऑफ मिक्स्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को आप कंपोस्ट बनाएंगे तो उसको पहले प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है, राइट। सो इन दिस प्री प्रोसेसिंग विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज ऑलरेडी द वीडियो इज ऑफ 30 मिनट का हो गया। गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम वेरी सॉरी, ये 7 दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू कीप
की वीडियो हर 2 दिन पे आपको मिल जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहा है, प्लीज बी लिटिल पेशेंस। I have lots of work also, that's why I get the everything is getting delayed. Bye bye.